नमस्कार मित्रों। मकसद ये होता है कि हमें अक्सर कुछ एक भूली बिसरी यादों को जहन में उभारते रहना चाहिए और उन्हें कभी कभी याद कर लेना चाहिए। वो इसलिए बड़ा ज़रूरी होता है कि ये चीज़ें जो बीत चुकी हैं कई बार हमें शक्ति भी देती हैं, एनर्जी देती हैं और हमें लगता है कि ज़िंदगी में बहुत कुछ किया जा सकता है। आज जिस शख्सियत के बारे में मैं उसके जन्मदिन पर आपसे रूबरू हो रहा हूँ और कुछ एक बातें आपस में जानकारी हम लोग बांटेंगे, वो शख्सियत है विनोद खन्ना। विनोद खन्ना की अहमियत इसलिए नहीं है कि वो काफ़ी लंबे अरसे तक फ़िल्मों में काम करते रहे या 39 फ़िल्मों में काम किया और कुछ एक फ़िल्में बड़ी चर्चित हुई, उनका जिक्र बाद में। एक ही पर्सनैलिटी में कितने ज़्यादा अध्याय जुड़ जाते हैं, अलग अलग जिनका कोई आपस में सरोकार नहीं होता। मुख्य मुद्दा आज विनोद खन्ना पर चर्चा करने का ये है। मित्रों, छोटी सी बात बता दूं कि 70 वर्ष की उम्र में श्रीमान जी अपनी अंतिम सांस ले गए। 1946 में जन्म हुआ था पेशावर में और 70 वर्ष तक सक्रिय ज़िंदगी जीने के बाद वो इस दुनिया को, फ़ानी दुनिया को अलविदा कह गए। अब इस 70 वर्ष की ज़िंदगी में उस बंदे ने 3 मोड़ ऐसे देखे जो ये सिद्ध करते हैं कि आदमी कितने ज़्यादा अलग अलग मोड़ों पर जाकर मुड़ता है, फिर जाता है, फिर मुड़ता है और उसके बाद किसी ऐसी चीज़ की तलाश में ज़िंदगी बीत जाती है जिसका ओर छोर हमें खुद भी मालूम नहीं होता। विनोद खन्ना का एक स्वरूप मित्रों अभिनय की कला से जुड़ा हुआ है। वो आप सब जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उनके खाते में कुछ फ़िल्में ऐसे भी हैं जो आज भी जहन में ताज़ा रहती हैं। अमर अकबर एंथनी है, द बर्निंग ट्रेन है, रोटी कपड़ा और मकान है। इनमें से कोई भी मेरे अपने, उनकी पहली फ़िल्म थी शायद, या पहली फ़िल्मों 2-4 फ़िल्मों में से एक थी मेरे अपने। तो ऐसी कई फ़िल्में हैं जिन्हें अलग अलग किरदार जिनमें उस शख्स ने निभाए और इतनी सफलतापूर्वक निभाया कि लगता था कि ये बंदा कहाँ एक डाकू का रोल भी कर लेता है, कहीं एक एक्टिविस्ट का रोल भी कर लेता है और कहीं ये नाटकीयता जो ज़िंदगी में आती है उसके बहुत सारे खूबसूरत जो भूमिकाएं हैं उनको बड़ी सफलतापूर्वक निभा लेता है। उसका दूसरा पहलू है राजनीति का, और राजनीति के पहलू में भी आप अजीब सा लगता है कि एक आदमी जो फिल्मों में काम करता रहा है, अमर अकबर एंथनी का एक पात्र या एक किरदार, या फिर बर्निंग ट्रेन का एक पात्र जोशीला, और वो आदमी केंद्र सरकार में पर्यटन राज्य मंत्री भी रह लेता है, सांस्कृतिक मामलों को भी सुलझा लेता है। 2 साल तक लगातार वो सांस्कृतिक मामलों के भी राज्य मंत्री रहे, इंडिपेंडेंट चार्ज भी रहा, और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये थी कि विदेश राज्य मंत्री के रूप में भी उसने अपनी भूमिका निभाई। 2 बार सांसद बना पंजाब के गुरदासपुर क्षेत्र से, और वही क्षेत्र जिसमें अब भी फिल्म वालों की अपनी जो सुप्रीमेसी है वो कायम है। तो तीसरा उसकी जो भूमिका है जो बड़ी दिलचस्प है, मुझे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात उस तीसरी भूमिका के दौरान उनसे भी मिलने की और उनके गुरु से मिलने की, जो गुरु से मिलने का एक अवसर मिला था, वो दिलचस्प था। वो था 1982 से 1986 तक श्रीमान जी आचार्य रजनीश या ओशो उनके शिष्य बन गए, और उसके बाद ज़िंदगी का ढर्रा बिल्कुल बदल गया। उसमें जो वेशभूषा, रहना सहना, ध्यान, मेडिटेशन और ये सारी की सारी प्रक्रियाएं जिनसे ओशो ने सबको गुजारा, और वैचारिकता की जो एक धारा प्रवाह प्रस्तुति के माध्यम से ओशो ने अपने सारे शिष्यों को गुजारा, उनमें विनोद खन्ना भी एक थे। और 4 साल लगातार वो ओशो के संपर्क में रहे, और ओशो के संपर्क में तो वो कहते हैं कि जो बंदा एक बार आ गया वो ज़िंदगी भर ओशो को जहन से उतार ही नहीं पाता, और ये 4 साल निरंतर जुड़े रहे। और वो ध्यानातीत जो भाव योग था वो बड़ा अद्भुत था, वो एक्सपीरियंस बड़ा अद्भुत था। स्वयं राजेश खन्ना ने, जब ये पहली बार, राजेश खन्ना कह रहा हूँ, सॉरी, विनोद खन्ना, स्वयं विनोद खन्ना ने इस बात का जिक्र, जब मैं 1982 में संयोगवश किसी एक मित्र के माध्यम से जब पुणे गया आचार्य से, ओशो से मिलने, उनके दर्शन करने,
क्योंकि वो बंदा ऐसा था कि दर्शनीय भी था। उसके साथ 2 पल भी बीत जाएं तो वो आदमी एक अजीब किस्म के जादू में गिरफ्त में आ जाता है, और उसके बाद महसूस होता है कि ये आदमी कितनी पैनी दृष्टि से आपको अंदर तक झांक रहा है, और अंदर तक वो उसने पूरा आपको अंदर तक देख लिया है कि आपके भीतर क्या है, वो जानता है। तो वहाँ मुलाकात का मौका मिला तो मैंने उनसे पूछा कि ये बदलाव आप कैसे कर लेते हैं। तो कहते हैं भाई बात ये है कि जब मैं बर्निंग ट्रेन और अमर अकबर एंथनी और मेरे अपने, इनमें अलग अलग भूमिकाएं मैंने जी हैं। वो भूमिकाएं ऐसी नहीं होती कि आप हमेशा एक नकली काम कर दें, उसमें वस्तुतः एक भूमिका को, एक किरदार को जीना पड़ता है, लिव करना पड़ता है, तब जाकर मंच पर प्रस्तुति होती है। जब वो प्रस्तुतियाँ जी ली तो उसके बाद एक, मैं समझता हूँ ज़िंदगी का एक मरहला है, एक मोड़ है, जिस मोड़ पर मुझे आकर अपने आप को पहचानने का एक अवसर मिला है। और मैंने वस्तुतः अपने आप को पहचानने की खातिर ओशो की शरण ली थी कि ओशो की शरण में जाने के बाद हो सकता है कि मैं अपने भीतर ज़्यादा बारीकी से, सूक्ष्मता से जांच सकूं अपने आप को। और बाद में जब एक बार मिले लगभग 3 बरस के अवसर के बाद मिले, तो उनसे मैंने पूछा कुछ भीतर का पता चला, अपना जो भीतर है वो सामने उसको पहचान पाए, वो लगा कि अंदर जो कुछ भी है उसको वहाँ तक झांक सकें आप। ओशो के संपर्क में और संसर्ग में रहने के बाद, उनके मार्गदर्शन में, क्या आपको अपनी आत्म पहचान का एक एहसास हुआ? तो विनोद खन्ना का जवाब ये था कि दरअसल हम लोग, ये एक मृग तृष्णा है, ये प्रयोगवाद है, ज़िंदगी का एक्सपेरिमेंटलिज्म होता है। एक एक्सपेरिमेंट मैंने किया, लेकिन मुझे न जाने क्यों इतनी बड़ी विशाल बरगदी शख्सियत के करीब रहकर भी मैं अपने आप को पूरी तरह से पहचान नहीं पाया। तो मैंने पूछा कारण क्या है? तो उनका एक बड़ा अच्छा जवाब ये था, कारण ये है कि आदमी खुद अपनी नज़रों में अपने आप को अभियुक्त करार नहीं देता, अपने आप को कल्प्रिट के रूप में प्रस्तुत नहीं करता। और यही स्थिति सबसे बड़ी गलत होती है कि आदमी ऊंचाइयों पर जाकर भी नीचे देखना पसंद नहीं करता, और उसके बाद अपने आप को पहचानने के बाद भी उसको कन्फेस करना, उसको व्यक्त कर देना, उसको बयान कर लेना और बड़ी विनम्रता पूर्वक उन चीज़ों को सामने ले आना, मुझे लगता है, ये उनका शब्द है, मेरे नहीं हैं, कि मुझे लगता है कि ये एक ज़िंदगी इसके लिए बहुत कम है। और मुझे तो सिर्फ 4 साल का अवसर मिला, एक ज़िंदगी जो है वो पूरी तरह कम है। और उसने बाद में 4 साल के बाद कहते हैं कि कई चीज़ों से मुझे, ओशो से तो कभी निराशा हुई नहीं, मुझे हमेशा रोशनी मिली, लेकिन परिवेश जो था, परिवेश से मुझे भी वितृष्णा हुई। लगा कि बहुत सारी कंट्राडिक्शंस में जीना पड़ता है यहाँ रहने के लिए। ओशो कैसे जी पाए, वो कहते हैं कि इसको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व, उस शख्स का जो एक ताना बाना था, वो इतना विशाल था, इतना वसी था कि उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या उन्हें कोई समझता है या क्या नहीं समझता, उनकी बात कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। लेकिन वो एक ऐसे शिखर पर पहुंच चुके थे कि उनके लिए सारी चीज़ें सतही हो जाती थी। और हम जैसे लोग जब आसपास के परिवेश से थोड़ा सा हताश होते हैं तो उसके बाद ज़िंदगी में नए मोर्चों की ओर चल देते हैं। तो ये मित्रों ज़िंदगी का निचोड़ है, और इसलिए मैं कहता हूँ कि वो अलग अलग भूमिकाओं में जीने वाला शख्स था, जिसको बिल्कुल अलग ढंग से आज याद किया जाना चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर हमारे बीच में तो नहीं हैं, लेकिन उनकी जो उनकी भूमिकाएं हैं ज़िंदगी की, अलग अलग जो किरदार उन्होंने निभाए हैं राजनीति में, फिल्मों में और उसके बाद अध्यात्म के क्षेत्र में, वो हमारे बीच में हैं और ये बहुत कुछ सीखने को विवश भी करते हैं। शुक्रिया दोस्तों।